स्टूडेंट्स हमारी साइको की क्लास चली हुई थी जिसमें हम 2022 का पेपर सोल्व करवा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, तो यह इनमें से किस प्रकार की अभिप्रेरणा का उदाहरण है। स्टूडेंट्स, तो अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आज हम मोटिवेशन को कवर करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी उनका ये क्वेश्चन अवश्य ही ठीक हो जाएगा। और अभिप्रेरणा में से आप कोई भी उठा कर देख लेना, सब में से मोटिवेशन अभिप्रेरणा में से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही पूछा गया है। कई बार उसके घटक पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, प्रकार पूछ लेते हैं, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसका चक्र है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बाहरी अभिप्रेरणा है, क्योंकि देखो बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है उसी को हम द्वितीयक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। और बाहरी प्रेरणा के अंदर हमारा प्रशंसा, पुरस्कार, कोई निंदा करना, प्रताड़ना करना या किसी को प्रोत्साहित करना, ये सारी बातें हमारी बाहरी अभिप्रेरणा के अंदर आती हैं। देखो यहाँ प्रशंसा कही हुई है, इसलिए आपका इसका आंसर बाहरी अभिप्रेरणा होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रेरणा अभिप्रेरणा के बारे में पृष्ठभूमि जान लेते हैं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेरणा जिसको अन्य नाम से अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा एक ही चीज़ है। प्रेरणा को ही आप अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की वो शक्ति होती है, वो बल होता है, वो ऊर्जा होती है जो मानव के व्यवहार को क्रियाशील बनाती है। पेपर में क्वेश्चन है अगर ऐसे रहता है, उस शक्ति का, बल का, ऊर्जा का नाम बताओ जो मानव के व्यवहार को गतिशीलता प्रदान करेगी, तो वह आपकी अभिप्रेरणा या प्रेरणा ही है। प्रेरणा ही व्यक्ति को चालन की स्थिति में लाती है, यानी कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा ही व्यक्ति के व्यक्तिगत, शैक्षिक और सामाजिक व्यवहार को सुनिश्चित करती है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अधिगम के संदर्भ में प्रेरणा का प्रत्यय क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके कार्य क्या हैं, ये सारी बातें हमें पढ़नी चाहिए। तो इस पहरा के अंदर ये दे रखा है कि प्रेरणा को ही आप अभिप्रेरणा कहते हैं। और प्रेरणा, अभिप्रेरणा एक प्रकार की शक्ति है, बल है, फोर्स है, ऊर्जा है, जिसके कारण व्यक्ति क्रियाशील रहता है, अपने आप को गतिशील रखता है और किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। स्टूडेंट्स, आइए इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। स्टूडेंट्स, क्योंकि परिभाषा पेपर के अंदर पूछी जाती है, परिभाषा याद नहीं होती तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले हैं, प्रेरणा व्यक्ति की वो दशा होती है जो उसे निश्चित व्यवहार करने और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होती है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि प्रेरणा, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वो शक्ति होती है जो हमें किसी भी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करती है, गतिशील करती है। आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं, इस प्रकार की परिभाषा दी गई थी R.S. वुडवर्थ ने। अब एरिक्सन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो देखते हैं कि भाई अभिप्रेरणा का संबंध किसी या एक अथवा अधिक प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करने से होता है। यानी प्रेरणा का संबंध किसी एक या एक से अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए जो कार्य करने की प्रवृत्ति होगी उसी को उद्वेलित करना क्या कहलाएगा, आपका अभिप्रेरणा कहलाएगा। फिर आपके गुड साहब कहते हैं कि क्रिया को उत्तेजित करना, निरंतर जारी रखना व नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, प्रेरणा, अभिप्रेरणा कहलाएगी। क्या स्टूडेंट्स, गुड साहब कहते हैं कि क्रिया को उत्तेजित करना, निरंतर जारी रखना और नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी अभिप्रेरणा कहलाएगी। फिर ब्लेयर जॉन सिम्पसन, ये सबसे फेमस डेफिनेशन है, कई बार पूछी जा चुकी है, जिस बच्चे ने पेपर पहले दिया होगा उसको पता भी होगा। प्रेरणा एक वो प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की आंतरिक शक्तियों, उसकी आवश्यकताओं और उसके वातावरण में जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है उन सभी को क्या करती हैं, निर्देशित करती हैं। तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की आंतरिक शक्तियाँ,
उसकी आवश्यकता, उसके वातावरण में विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जाता है। ये किसने कहा स्टूडेंट्स? ये कहा आपका ब्लेयर जॉन सिम्पसन के द्वारा। स्टूडेंट्स कुछ प्रेरणा की विशेषताएं भी जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शंस डाल देंगे, वो पूछेगा इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। देखो नहीं वाले क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शंस आपके सही होंगे, एक आपका गलत होगा। तीनों ही आपको आने चाहिए, तभी आप गलत का बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, वरना फिर तुक्का लगाओगे, तुक्का तो गलत ही होता है फिर। तो सबसे पहले प्रेरणा है, प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को जागृत करती है, उत्तेजित करती है। यानी कि अगर व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा तो उसका व्यवहार जो है जागृत नहीं होगा और ना ही उत्तेजित होगा। तो उत्तेजित करने के लिए कौन सहायक है? अभिप्रेरणा सहायक होती है। व्यवहार का संचालन किसके कारण होता है? प्रेरणा के कारण होता है। व्यक्ति के व्यवहार का चालन भी किसके कारण होता है? वो भी प्रेरणा के कारण होता है। प्रेरणा व्यवहार में क्रियाशीलता की घोषक है। प्रेरणा किसी व्यक्ति के व्यवहार में क्रियाशीलता लेकर आने की लाभदायक होती है। प्रेरणा साधन है, साध्य नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है देखो स्टूडेंट्स, कि प्रेरणा साधन है, साध्य नहीं है। क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें एक साधन की जरूरत होती है, साध्य की जरूरत नहीं होती। तो साधन कौन? हमारा प्रेरणा है। प्रेरणा अभिप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि किसी भी कारण को हमने पूरा करना, किसी भी कार्य को, तो वहाँ हमें साध्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, साधन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपका ये क्या है? साधन है। प्रेरणा की अभिव्यक्ति भावात्मक प्रदर्शन द्वारा होती है। यानी प्रेरणा को हम अपने भाव के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि व्यक्ति अभी प्रेरित है कि नहीं है। यानी कि भावात्मक जागृति जो होती है, और वो किससे जुड़ी होगी? हमारी संवेग से जुड़ी होती है। जो भी हम अपने चेहरे पर अपने क्रियाकलाप से भाव दिखाएंगे, वो सारे भाव हमारे किससे जुड़े होंगे? हमारे इमोशन से, संवेग से जुड़े होंगे स्टूडेंट्स से। तो कई बार भावात्मक पक्ष भी हमारा क्या होता है? गुप्त रहता है। हम अपनी प्रेरणा को बाहर नहीं दिखा सकते। प्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचालन करती है। तो व्यक्ति जो जिस काम को करने के लिए उत्तेजित होता है, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो अभिप्रेरणा के कारण ही व्यक्ति के अंदर आती है स्टूडेंट्स। फिर है प्रेरणा के प्रकार। देखो स्टूडेंट्स, प्रेरणा आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और एक क्या होती है? बाहरीय अभिप्रेरणा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बारी पूछा जाता है, एचटेट में भी और सीटेट में भी। देखो आंतरिक प्रेरणा वो प्रेरणा होती है जो मानव की आंतरिक शक्ति या ऊर्जा जो उसके व्यवहार को जागृत करती है। यानी जब व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और ऊर्जा किसी व्यवहार को जागृत करती हैं, उत्तेजित करती हैं, क्रियाशील बनाती हैं, तो वो ही ऊर्जा हमारी आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। जैसे आवश्यकता है, चालक है, प्रलोभन या प्रनोदन है, या प्रेरक है। देखो 4 चीज़ें याद रखनी है। कोई भी आवश्यकता होगी किसी को, चालक होगा, चालन होगा, या प्रनोदन होगा, या आपका प्रेरक होगा। तो चारों घटक भी याद करने हैं। कई बार वो चक्कर पूछ लेता है, घटक पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन से हमारे आंतरिक घटक हैं या कौन कौन से प्रेरणा के घटक हैं। तो अभी प्रेरणा के चारों आंतरिक घटक याद करना आपको, आवश्यकता, चालक, प्रलोभन और लास्ट आपका प्रेरक। फिर बता रहे हैं, पहले आपकी आवश्यकता है, फिर चालक है, फिर प्रलोभन है, और लास्ट में क्या है? आपका प्रेरक है स्टूडेंट्स। फिर है बाहरीय। यह बाहरीय शक्ति और ऊर्जा या वो बल होता है जो किसी भी जीव को, व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है अथवा उत्साहित करता है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। बाहरीय प्रेरणा के जो आपके स्रोत हैं, वो कोई प्रशंसा करना, किसी के पुरस्कार के लिए, किसी की निंदा से दुखी होकर, किसी की प्रताड़ना से दुखी होकर, इस प्रकार का जो प्रोत्साहन होता है, वो सारा आपका बाहरीय प्रेरणा के अंदर आता है। कि व्यक्ति अपना दिखावा करने के लिए, निंदा से बचने के लिए, किसी को पुरस्कार पाने के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए कोई कार्य करता है, तो बाहरी प्रेरणा के लिए आता है। और जो कोई भी अपनी आवश्यकता के लिए, अभिप्रेरक के लिए, प्रोत्साहन के लिए, उसके लिए प्रनोदन के लिए
या चालक के लिए, ये सारे आपके आंतरिक प्रेरणा के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कुछ इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, विशेषता क्या क्या हैं। उत्सुकता, जब तक व्यक्ति उत्सुक नहीं होगा वह प्रेरित नहीं माना जाएगा और वो किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला गुण व्यक्ति के अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि उत्सुकता एक अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार के अंदर ही देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। शक्ति का संचालन, देखो कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर चाहे वो बाहरी प्रेरित हो चाहे आंतरिक प्रकार से प्रेरित हो, उसमें एक प्रकार की शक्ति का संचालन होगा, तभी वो शीघ्रता से उस कार्य को पूरा कर पाएगा। अगर उसमें किसी प्रकार की आंतरिक या बाहरी प्रेरणा अभिप्रेरणा नहीं होगी तो शक्ति का संचार ना होने से उस काम में थकान महसूस करेगा और जल्दी से नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे के अंदर शक्ति का संचालन होना चाहिए, ये भी उसके प्रेरित व्यवहार की विशेषता है। तीसरा, ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि बच्चा अगर ध्यान लगाएगा, और ध्यान कब लगाएगा, जब उसको आवश्यकता होगी, अभी प्रेरित होगा। बच्चा किसी प्रकार से प्रेरित हो, किसी भी वस्तु को, किसी भी अधिगम को ध्यान से देखेगा किसी वस्तु को, तभी उसको सीख पाएगा। तो तीसरी हमारी विशेषता प्रेरणा की है, ध्यान केंद्रित होना ही चाहिए। चौथा है त्रुटियों का क्रम होना। देखो स्टूडेंट्स, अगर व्यक्ति प्रेरित होगा तो कोई भी व्यक्ति है, बालक है, वो अपनी त्रुटियों में कमी अवश्य करेगा। जैसे किसी भी कार्य को पहली बार करते हैं तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब बच्चे ठान लेगा कि मेरे को तो ये कार्य करना ही है, तो उसकी गलतियाँ अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएंगी। रुचि का विकास, जितना बच्चा प्रेरित होगा उतना ही किसी कार्य में उसकी रुचि उत्पन्न ज़्यादा होगी, और किसी भी कार्य में अगर बच्चे की रुचि ज़्यादा है तो वो उसको थोड़े ही समय में बड़ी आसानी से सीख लेता है। तो इसलिए रुचि का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है हमारा निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। देखो प्रेरणा की स्थिति में अगर हम किसी काम को बार बार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तो हम लक्ष्य की प्राप्ति में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में निरंतरता का गुण नहीं पाया जाएगा, किसी भी व्यक्ति कोई भी कार्य जो है वो हर रोज़ नहीं करे, निरंतर नहीं करेगा, बार बार नहीं करेगा, इसलिए वह उस काम को जल्दी सीख नहीं पाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, अगर वो प्रेरित है तो उसके व्यवहार में सारी बातें तो होनी ही चाहिए। पहले उत्सुकता, फिर आपका शक्ति का संचालन, फिर ध्यान केंद्रित होना, फिर त्रुटियों का क्रम होना, फिर रुचि का विकास, और लास्ट आपका निरंतरता स्टूडेंट्स। अब है स्टूडेंट्स आपके कंपोनेंट्स। कई बार वो चक्कर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रेरणा का घटक नहीं है। तो 4 अभिप्रेरणा के घटक हैं, आपको चारों याद रखने जरूरी है। देखो सबसे पहले अभिप्रेरणा घटक है आवश्यकता। इतनी बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उस ज़रूरत को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होगा, अभिप्रेरित होगा तो जल्दी से उसको प्राप्त कर लेगा। फिर आपका चालन, क्योंकि प्रेरणा ही व्यक्ति के व्यवहार के अंदर चालना या ड्राइव लेकर आती हैं। तीसरा आपका प्रलोभन है, और चौथा आपका प्रेरक है। और ये सारे ही आपके आंतरिक प्रेरणा के हैं। ये मैंने अभी आपको प्रेरणा के प्रकार में करवाया था कि आवश्यकता, चालना, प्रलोभन, प्रेरक, ये चारों घटक है और ये आंतरिक घटक है। स्टूडेंट्स आइए हम इसके एक एक करके इसके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला आपका आवश्यकता है। देखो स्टूडेंट्स, जैव की दृष्टि से आवश्यकता एक प्रकार की दैहिक असंतुलन या कमी भी हो सकती हैं, या किसी भी व्यक्ति के जीव में तनाव की स्थिति उत्पन्न भी करती हैं। प्रत्येक जीव है, प्राणी है, स्वयं को जीवित रखने के लिए 6 मूलभूत बेसिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए उसकी। भोजन, पानी, वायु, निद्रा, यौन क्रिया, मलमूत्र त्यागना। लेकिन जैविक प्राणी के होने के साथ साथ वह सामाजिक प्राणी भी होता है, तो उसकी सामाजिक क्रियाएं भी पूरी होनी चाहिए। और ये आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक जैव की आवश्यकताएं और एक होती है आपकी मनोसामाजिक आवश्यकताएं। यानी आवश्यकता जो होती हैं, जैसे अपनी दैहिक आवश्यकताएं, अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए कुछ अपनी बेसिक आवश्यकताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? भोजन, पानी, वायु, निद्रा, यौन क्रिया और मलमूत्र त्यागना। ये 6 प्रकार की आपकी आवश्यकताएं हैं। और ये आवश्यकता आपकी 2 प्रकार की हैं, एक आपकी है जैव की है और दूसरा है मनोसामाजिक आवश्यकताएं।
जैसे जैव की आवश्यकताएं कौन कौन सी होंगी? भोजन, जल, वायु, निद्रा, यौन क्रिया, मलमूत्र त्यागना। लेकिन मनोसामाजिक जो समाज के अकॉर्डिंग चाहिए, जिसमें समाज में हमें प्रतिष्ठा सम्मान मिल सके, वो आपकी सुरक्षा, स्नेह, प्यार, सानिध्य, संप्राप्ति, अभिव्यक्ति, सामाजिक स्वीकृति, ये सारी आपकी मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं स्टूडेंट्स। तो आवश्यकता के कितने पार्ट हो गए? 2, एक जैव की है और एक मनोसामाजिक। जैव की में अपनी खुद की होंगी और मनोसामाजिक में समाज के अकॉर्डिंग होगी कि समाज में हमें कैसे सुरक्षा, स्नेह, प्यार, सम्मान मिल सकता है। फिर आपका चालना। सब चालना के संदर्भ में अन्य शब्दों में चालक, प्रणोद, अंतर्नोद आदि का प्रयोग भी किया जाता है। यानी कि चालना के अंदर किसी व्यक्ति में चालक, प्रणोद, अंतर्नोद का प्रयोग भी किया जा सकता है। चालना किस पर डिपेंड करता है? आवश्यकता पर। अगर हमें आवश्यकता होगी किसी चीज़ की तो ही हमारे व्यवहार में ड्राइव्स आएगा, क्योंकि आवश्यकता प्राणी के अंदर चालना को क्रियाशील अवस्था में लेकर आती है। अन्य शब्दों में चालना के बगैर किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता व्यवहार पूरा नहीं हो सकता। और वो कहाँ से आएगा? वो आएगा आपकी क्रियाशीलता से। क्रियाशीलता कौन लेके आएगा? चालना लेके आएगा। तो स्टूडेंट्स, चालना व्यवहार से संबंधित होता है। भोजन, भूखे प्राणी की शारीरिक आवश्यकता है, तो भोजन प्राप्त करने के लिए वह बहुत सारी गतिविधियां करेगा और लास्ट में अपने भोजन को प्राप्त करना है, इसका ड्राइव होगा स्टूडेंट्स। देखो, चालना कहाँ से मिलता है? आवश्यकता से मिलता है। और आवश्यकता होगी तो हम किसी काम को करने के लिए क्या होंगे? अभिप्रेरित होंगे, तभी हमारे व्यवहार में चालना ड्राइव्स आएगा। तीसरा पॉइंट है प्रलोभन। जिस वस्तु के फलस्वरूप आवश्यकता या चालना की समाप्ति होती है, जिस वस्तु के फलस्वरूप आवश्यकता या चालना की समाप्ति होती है, प्रलोभन, प्रोत्साहन, प्रणोदन कहलाता है। 3 नाम देखो, प्रलोभन, प्रोत्साहन, प्रणोदन कहलाएगा। प्रलोभन एक प्रकार का उद्दीपक होता है जो चालना, चालक, प्रणोद, देखो तीनों वर्ड, चालना, चालक, प्रणोद एक ही है, इसकी संतुष्टि करता है, प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। और प्रलोभन एक प्रकार की लक्ष्य वस्तु होती है जिसे प्राप्त करने के लिए कोई भी जीव प्रेरित होता है। तो स्पष्ट है कि आवश्यकता, चालना, प्रलोभन तीनों ही परस्पर क्रम रूप से संबंधित हैं। तो आवश्यकता चालन के लिए जन्म देती है और आवश्यकता के लिए हमें क्या क्रम याद रखना चाहिए? आवश्यकता के बाद चालना आएगा और चालना के बाद क्या आएगा? हमारा प्रलोभन आएगा। यानी नीड के बाद ड्राइव, ड्राइव के बाद क्या आएगा? इंसेंटिव मिलेगा स्टूडेंट्स। लास्ट आपका प्रेरक। देखो, प्रेरक, अभिप्रेरक, प्रणोदन, ये सारे कार्य करने की प्रवृत्ति होती है जो किसी आवश्यकता या किसी हमें चालना से प्राप्त होती है, या प्रलोभन प्राप्त करने के उपरांत ही हम सामान्य स्थिति में अपने आप को समायोजन की स्थिति में लेकर आ सकते हैं। तो प्रेरक, अभिप्रेरक या प्रणोदन, ये एक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है कि हम कार्य को किस प्रकार से करते हैं, हमारा व्यवहार आंतरिक प्रेरित है या बाहरी प्रेरित है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 4 थे। कौन कौन से थे? आवश्यकता, ड्राइव यानी कि चालना, तीसरा आपका प्रलोभन और चौथा है प्रेरक स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ साथ ही आप मोटिव्स के प्रकार भी कर लेते हैं कि प्रेरणा के प्रकार आपके कौन कौन से हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैस्लो के अनुसार 2 प्रकार के हैं, एक जन्मजात और एक जो हम अर्जित करते हैं। नाम से ही क्लियर हैं, जन्मजात आपके वो होंगे जो जन्म से प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं भूख, प्यास, विश्राम, निंद्रा। 4 याद रखने हैं, भूख, प्यास, विश्राम, निंद्रा, जन्मजात। दूसरा आपका अर्जित, जो हम वातावरण से, अपने प्रयासों से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्जित करते हैं, जैसे किसी प्रकार की उपलब्धि, रुचि, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकृति। फिर आपका नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है थॉमसन्स। थॉमसन्स के अनुसार भी 2 प्रकार के हैं, एक आपके स्वाभाविक है और एक आपका कृत्रिम है।
जैसे आपका ये प्राथमिक हो जाता है, ये आपका द्वितीयक हो जाता है, ये आपका आंतरिक हो जाता है, ये आपका बाहरी हो जाता है। तो स्वाभाविक कौन से होंगे आपके? जो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से होने ही चाहिए, जैसे चलना होता है, दौड़ना होता है, खेलना होता है, सुख प्राप्त करना होता है, डांस करना होता है, ये सारे व्यक्ति के आंतरिक है, प्राथमिक है, स्वाभाविक होता है, जन्मजात होते हैं। और कौन से? चलना, दौड़ना, खेलना, सुख प्राप्त करना, नृत्य करना। लेकिन जो कृत्रिम होते हैं, जो हमने अर्जित किए गए होते हैं, जो आपके बाहरी होते हैं, वो सारे के सारे आपके पुरस्कार है, दंड है, प्रशंसा है और निंदा है। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा, ये सारे आपके कृत्रिम प्रेरक के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक के प्रेरक को दो भागों में बांटा है। एक आपका प्राथमिक है, दूसरा आपका द्वितीयक प्रेरक है। तो प्राथमिक में कौन कौन से आएंगे? जो प्रेरक शारीरिक और जैविक आवश्यकताओं से संबंध रखते हैं। प्राथमिक प्रेरक वो होंगे जो शारीरिक और जैविक आवश्यकताओं से संबंध रखेंगे, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, यौन क्रिया, प्रेम, स्नेह और सुरक्षा हैं। और द्वितीय में कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट्स? जैसे प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, स्वीकृति, चिंता, आकांक्षा का स्तर, उपलब्धि की आवश्यकता। तो स्टूडेंट्स बाहरिया में, द्वितीयक में वो आएंगे जिससे हमें प्रतिष्ठा मिलती है, किसी काम को करने की जिज्ञासा होगी, स्वीकृति होगी, चिंता होगी, हमारी आकांक्षा की उपलब्धि देखी जाएगी। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट्स? वे सारे आएंगे हमारे द्वितीयक प्रेरक के अंदर स्टूडेंट्स। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे स्टूडेंट जो हमें विभिन्न प्रकार के प्रेरक हैं जिनका प्रभाव अधिगम पर बढ़ता है। सबसे पहले आपका उद्देश्य और सीखने की इच्छा, दूसरा है प्रगति परिणामों का ज्ञान, तीसरा प्रशंसा, फिर आपका ब्लेम करना, प्रतिद्वंदिता या सहयोग करना, पुरस्कार एवं दंड, आकांक्षा का स्तर, उपलब्धि की प्रेरणा, सफलता, आत्म प्रेरणा, रुचि, ध्यान, समूह और लास्ट वन इज वातावरण। ये सारे आपके प्रेरक के टाइप हैं जो हमें प्रभावित किसी न किसी प्रकार से करते हैं। एक बार दोबारा कर देते हैं। सबसे पहला आपका उद्देश्य है, फिर प्रगति परिणामों का ज्ञान है, प्रशंसा, फिर आपका ब्लेम प्रश्न आएगी, फिर प्रतिद्वंदिता और सहयोग आएगा, फिर आपका पुरस्कार और दंड, आकांक्षा का स्तर बच्चे का, उपलब्धि की प्रेरणा कैसी है उसकी, सफल है कि नहीं है, आत्म प्रेरणा किस प्रकार की है, रुचि है कि नहीं उसकी, ध्यान कहाँ पर है, किस समूह से बिलोंग करता है, और लास्ट आपका वातावरण। तो स्टूडेंट्स जी आपका जो क्वेश्चन है प्रेरणा वाला, यहाँ से किसी प्रकार से भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो, क्योंकि कोई क्वेश्चन अभिप्रेरणा से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो उसका चालक हो, ड्राइव हो, प्रकार हो, घटक हो उसके, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से अवश्य ही सेट होता है। तो हैव अ नाइस डे प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर ताकि सभी बच्चे इसको देख सके और क्वेश्चन का मार्क्स गेन कर सके।